तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मां वो अमोघ मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही हर पीड़ा का नाश हो जाता है। मां की ममता और उसके आंचल की महिमा का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। राजनीति में भी अब मां की नमो नमः हो रही है। मोदी ने अपने मॉडल में मां को सबसे ऊपर रखा, महिलाओं के उत्थान के साथ जोड़कर विकास का मॉडल बनाने की बात कही। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज न्यूज लाइन में सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं की नमो नमः पर। तो फिक्की सम्मेलन में लोग कयास लगाए बैठे थे कि मोदी आएंगे तो राहुल मॉडल को धता बताएंगे, लेकिन मोदी तो मोदी ही निकले। उनके स्वर से महिलाओं का गुंजन निकला। मोदी ने उद्योग के कार्यक्रम को महिला महिमा मंडल कार्यक्रम बना दिया। मोदी केवल नाम नहीं रहा, एक शख्सियत बन चुका है। वैसे तो मोदी की पहचान गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर है, लेकिन जब भी मोदी की चर्चा होती है तो जहन में केवल गुजरात के मुख्यमंत्री की ही छवि नहीं उभरती, एक ऐसे शख्स का चेहरा उभरता है जो एक ब्रांड बन चुका है। मोदी विरोधाभासी व्यक्तित्व के इंसान है। वो क्या करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं या फिर क्या सोचते हैं, इसके बारे में पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि मोदी फिक्की में अपने भाषण के दौरान राहुल के उस भाषण का जवाब देंगे जो राहुल गांधी ने CII में दिया था, लेकिन अपनी विरोधाभासी छवि के चलते मोदी ने उन लोगों को निराश किया। मोदी ने फिक्की की महिला इकाई की सालाना बैठक के दौरान अपने भाषण के केंद्र में महिलाओं को रखा। मोदी ने अपने महिला भाषण में कहा कि मां का स्थान सबसे ऊपर है, कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। और हमने सरकार में एक योजना बनाई कि जो गांव चुनाव में सभी महिलाओं को पसंद करेगा उस गांव को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल ग्रांट देंगे। और आप माताएं बहनें, आप जान करके खुशी होगी, देश के लोग मेरे से मुझसे सुन रहे हैं, खुशी होगी, मेरे गुजरात में 300 से अधिक गांव ऐसे निकले जिन्होंने पूरा कारोबार माताओं के हाथ में दिया हुआ है। मोदी के महिला भाषण में केवल और केवल महिलाओं का ही जिक्र रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में अर्थव्यवस्था का पूरा भार महिलाओं के कंधों पर ही रहता है और पुरुषों के मुकाबले कई गुना ज्यादा काम गांव की महिलाएं ही करती हैं। आज आप हिंदुस्तान के किसी भी ट्राइबल इलाके में चले जाइए और वहां आप देखना, ट्राइबल इलाके में वहां की सारी इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स है तो हमारी वहां की ट्राइबल माताएं बहनें हैं और पुरुषों से डबल मेहनत करती हैं, वो घर चलाती हैं। आज जिस अमूल की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, ये अमूल कौन चलाता है जी? गांव गांव बैठी हुई माताएं बहनें जो पशुपालन के लिए अपना जीवन लगाए बैठी हैं और उनके पुरुषार्थ का परिणाम है कि दुनिया के अंदर अमूल एक ब्रांड बन जाती है। महिला सशक्तिकरण की बात पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी तभी बढ़ेगी जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। हमने कहा कि जो भी महिला के नाम से प्रॉपर्टी लेंगे उनको स्टैंप रजिस्ट्रेशन फी हम माफ कर देंगे। उसका परिणाम ये आया, लाखों परिवारों में प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम खरीदी गई। अपने भाषणों से, अपने व्यक्तित्व से और अपने जोश से दूसरों को परास्त करने वाले मोदी ने आज अपनी कमियों को भी कबूल किया। मोदी ने कहा, चूंकि हर इंसान में कमियां होती हैं, इसलिए मुझ में भी कमियां हैं। कमियां मुझ में भी है। जो एक सामान्य मनुष्य में कमियां होती हैं, वो सारी कमियां मुझ में है।
लेकिन मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं, जिन संस्कारों ने मुझे सिखाया है कि आप अपने गुणों के आधार पर चलने की कोशिश करो। धीरे 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 कमियां पीछे छूटती जाएगी, गुण आपका ड्राइविंग फोर्स बनेगा। मां दुनिया में सबसे पवित्र नाम है। जहां मां है वहां श्रद्धा है। मोदी का महिला भाषण कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। इस भाषण के कई मायने हैं। जब लोग मोदी बनाम राहुल की जुबानी जंग की उम्मीद कर रहे थे, तब मोदी के इस भाषण ने जहां कई लोगों को शायद हैरान किया, तो वहीं मोदी ने शायद इस भाषण के जरिए अपने एक नई शख्सियत लोगों के सामने लाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो मोदी की महिलाओं को नमूना, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मोदी ने संबोधन दिया और महिला सशक्तिकरण को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल 1 न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी, हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब, हमारे साथ होंगे कांग्रेस नेता शकील-उज़-ज़मा अंसारी साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे युवा एलजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट संजय सराफ जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत चैनल 1 न्यूज में। सबसे पहले हम अंसारी साहब की प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि वो इस प्रतिक्रिया को, यानी कि संबोधन को किस तरीके से देखते हैं। शकील साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, जबान की और वो लैंग्वेज बॉडी से जो अट्रैक्ट करने का जो एक ट्रेनिंग नागपुर में आरएसएस के जरिया दिया जाता है जी, उसमें तो वो बहुत माहिर हैं और औरतों की अभी बड़ी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के उस बयान के बारे में उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में कुछ नहीं कहा जी। जिस वक्त उन्होंने गुजरात में कुपोषण से प्रभावित देश का सबसे बड़ा हिस्सा जो है औरतों कुपोषित गुजरात में है जी, उनके बारे में मोदी जी ने कितने भद्दी टिप्पणी की थी जी कि वो अपना जो है वो गरीब महिलाएं जिनको पेट में अन्न नहीं मिल रहा है, वो खाने नहीं खा पा रही हैं, उनके लिए उन्होंने कहा था कि अपनी फिजिक्स बनाने के लिए वो डाइटिंग कर रही हैं। ये दलित महिलाएं, ये अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं, गरीब परिवार और किसानों के परिवार की महिलाएं, क्या वो अपनी ब्यूटिशियन से कोई लेते हैं डायरेक्शन? बिल्कुल बिल्कुल शकील साहब, बहुत सारी चीजें आपने कही हैं। हम सीधे रुख करना चाहेंगे मलिक साहब का। मलिक साहब, शुरुआत में कहा कि एक कह सकते हैं कि बोली में एक जादू है नरेंद्र मोदी का, ये कहना है कांग्रेसी नेता का। क्या ये जादू युवराज में नहीं है? क्या ये जादू राहुल गांधी में नहीं है, जो बात वो करते नजर आ रहे हैं? देखिए, जादू तो दोनों में है, अपने अपने तरीके का जादू है। कांग्रेस के लिए उनका राहुल गांधी एक जादू की तरह है। मुझे अभी हालांकि मैं इस पंक्ति से खत्म करना चाहता था इस कविता से, सत्यनारायण जी की कविता आज मैं पढ़ रहा था कि आग नहीं बस धुआं धुआं है, आग नहीं बस धुआं धुआं है, हाँ हाँ है या हुआ हुआ है, सब मस्त हैं, सभी है गदगद, अजब सभा है अजब सभासद है। तो आज भाजपा और कांग्रेस की स्थिति लगभग यही हो गई है नया। दोनों पार्टियां जो है अपने अपने जो प्रोजेक्शन जो है, जो नेताओं को लेकर सिर्फ हाँ हाँ है या हुआ हुआ कर रही है। तो नरेंद्र मोदी ने जो आज भाषण दिया, कोई बहुत भाषण भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने आज प्रवचन शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं प्रवचन दे रहा हूं। तो अब तो नरेंद्र मोदी नेता से ज्यादा आध्यात्मिक नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। इसमें उन्होंने महिलाओं का यहाँ पर मलिक साहब आपने जो प्रवचन शब्द का इस्तेमाल किया, हमारे साथ अग्निमा जी हैं, वो महिला हैं, महिलाओं को लेकर बहुत कुछ बोला है। क्या वाकई में अग्निमा जी ऐसा लग रहा था कि प्रवचन दे रहे नरेंद्र मोदी? हाँ, शुरुआत के 10-15 मिनट तो थोड़ा सा ऐसा लगा था कि उनका जो भाषण है उनकी शुरुआत थोड़ी ढीली पड़ी थी। बाद में जरूर उन्होंने 15-20 मिनट के बाद फिर वो मुद्दे पे आए। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, नेहा, आप मोदी से सहमत हो या ना सहमत हो, और राहुल और मोदी का जो कंपैरिजन होता है उसमें राहुल का जैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं अभी हाल ही के भाषण से, तो उन्होंने ग्राम प्रधान का मसले उठाया था कि ग्राउंड लेवल पर प्रधान की कुछ वहां पे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आज मोदी ने कहना चाहिए कि वो समस्या गिनाई थी राहुल ने, आज मोदी ने वो बात रखी कि कैसे प्रधान स्तर पे महिलाएं अगर उनको मौका दिया जा रहा है तो वो कर रही हैं। तो
यही फर्क शायद राहुल और मोदी में लोग देखते हैं। जैसे राहुल समस्या बता रहे हैं तो मोदी जो है उन्होंने बताया कि अगर चाहें तो जो व्यवस्था है उसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज उन्होंने उसके कुछ एग्जाम्पल दिए। तो इसलिए ये कहना कि डायरेक्ट कुछ नहीं कहा हो राहुल को लेकर, भाषण को लेकर, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राहुल के उस भाषण का जो एक मोटा राहुल का एक जो बात कही थी उन्होंने उसका जवाब जरूर देने की कोशिश की है। बिल्कुल, हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, क्या वाकई में माकूल जवाब दे पाए यहाँ पर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के तमाम चीजों का? देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मीडिया हाइप हो रही है। एक साइड से राहुल गांधी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दूसरे साइड से आप लोग मोदी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 2014 की लड़ाई है, उस तक देखिए प्रोजेक्शन सब मीडिया कर रही है, पार्टी के नेताओं का है। हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। पार्टी तो प्रोजेक्ट करेगी जी, पार्टी तो प्रोजेक्ट राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने भाषण दिया था तो उनके मुद्दों पर हमें राहुल गांधी की बात नहीं है, यहाँ मोदी की आप जो बात कर रहे हैं। ऐसा है कि जब राजनीति जब हम खबरों में रहते हैं तो मीडिया का एक कर्तव्य भी होता है कि वो प्रोजेक्शन करे। ये प्रोजेक्शन भाजपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है, हम उसे सामने रख रहे हैं। particularly taken the two names, मोदी as well as राहुल गांधी। जो प्रोजेक्शन हो रही है, ये प्रोजेक्शन 2014 के लिए किस तरीके से हो रही है, आज फिक्की में यहां पर हो गया। फिक्की इज नोन एज एन इंडस्ट्रियल हब, और वहां पर महिलाओं को लेकर जिस तरीके से उन्होंने भाषण किया है, एक तरीके से तो जब महिलाओं की इन्होंने एक वक्त में तो महिलाओं की गोद को उजाड़ने का काम किया 2002 में, आज ये महिलाओं को क्या भाषण करेंगे? आई डोंट एग्री विद हिम। आज किस तरीके से भाषण कर रहे हैं, जो खुद वो नेता है जिसने 2002 में वहां कत्ल-ए-गारत किया, उन्हीं महिलाओं के बच्चे बुजुर्ग जिनके साथ, क्योंकि हम सब लोग तो जिस तरीके से भी निकलते पैदा तो एक मां से ही होते हैं, उस मां को जिस तरीके से व्यवहार और जिस तरीके से उसके क्या आपको लगता है कि संजय जी ने जो बात कही, क्योंकि यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं को लेकर नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें कही हैं, क्या 2002 दंगों को महिला सशक्तिकरण के इस भाषण से जोड़ना सही है या गलत? नेहा, देखो 2002 से लेके अब 10 साल हो चुके हैं। मोदी ये पूरा कहना चाहिए कि एक लंबा सफर तय कर चुके हैं राजनीति में। तब वो शुरुआत मैं राजनीतिक सफर है वो कहीं का भी हो, लेकिन राजनीतिक सफर उन्होंने पूरा कराया गुजरात का। और मैं जो मोदी हैं उनका ये है कि आज आपने देखो एनसीपी के नेता जो हैं केसी त्यागी का बयान आया है कि गलतियों को, अगर कोई गलती को उस चीज से पीछे छोड़ देना चाहिए जब अगर एक व्यक्ति उस चीज को ऐसा महसूस कर लेता है या उस चीज को स्वीकार कर लेता है। अब यह अलग सवाल है कि मोदी ने करा या नहीं करा, लेकिन यह है कि 2002 की जो अगर उसके बाद अगर गुजरात में विकास हुआ है, विकास के मसले पर बहस जरूर हो सकती है, करनी भी चाहिए कि 10 साल में वो जो दावा कर रहे हैं, अगर आज उन्होंने जो दावे करे हैं उनको हमको उसकी तह में जाना चाहिए। बनिस्बत 2002 में आपने क्या किया, अगर उसके बाद अगर उन्होंने कुछ विकास का अगर काम किया है तो उस पर ज्यादा बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो बातें यहाँ पर संजय जी आपके पास आऊंगी, संजय जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो बातें यहाँ पर कही गई हैं हवा में नरेंद्र मोदी की तरफ से, उन बातों को सिर्फ ये कह के झुठला देना कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दंगों में नाम आया था, जो कुछ भी गुजरात में हुआ था, उससे जोड़ना कहीं ना कहीं गलत है। आगे भी इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तीन लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है।
इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। नरेंद्र मोदी की बात करें, उनके भाषण की बात हो रही है, महिलाओं को लेकर जो उन्होंने तमाम सारी चीजें कही, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो उन्होंने बातें कही, कुछ लोग उस पर आपत्ति जाहिर करें, कुछ लोग उनकी तारीफ करें। तमाम ऐसा नेता मौजूद है। संजय सराफ जी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया था। जी संजय जी, बात को आगे बढ़ाइए। हमारी मैडम ने बता दिया कि 2002 को फिर से रिपीट ना किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? जहां प्राइम मिनिस्टर की बात होती है, हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि जिसका अतीत ठीक नहीं है हम उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लेके जाए। ये देश हर एक का देश है। नहीं, अगर आप उस पे जाए तो सिखों ने भी दंगे करे, आपने सब करा, तो सिखों ने दंगे किए। आज सरदार मनमोहन सिंह को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना के रखा है। नहीं, वो अलग चीज है, वो तो आप कैसे बना देंगे? मैं तो कांग्रेस की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कहता हूँ कि जिस देश को जिसको हम सोने की चिड़िया कहते हैं, उस देश में प्रधानमंत्री हमारा वो होना चाहिए जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हर कास्ट में। आप लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, लोकप्रियता ठीक है, आप लोग उसको मीडिया के माध्यम से, जिस मीडियम से अपनी पार्टी उसको हाईलाइट कर रही है, आप एक सर्वे और करिए ना कि नफरत कितने लोग करते हैं इससे, आप उसका भी सर्वे करिए। प्यार तो सब ठीक है, आप लोगों को सबको दिखता है कि इसका प्यार बहुत लोग करते हैं, एक और सर्वे करवाइए नफरत कितने लोग करते हैं, और इसके कंपैरिजन में बाकी सब नेताओं की भी सर्वे करवाइए कि किससे कितना नफरत करते हैं। अरे जो देश का प्रधानमंत्री की अगर सीट है, प्रधानमंत्री की सीट वो है जिसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्यादि एक दिल की गहराइयों से प्यार करना चाहिए। ये कोई स्ट्रेस पॉलिसी, गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश में आप सर्वे करवाइए, गुजरात को छोड़िए, पूरे देश में करवाइए। मैं हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सर्वे करवा रहा हूं। अभी आपने मैं कह रहा हूं सर्वे करवाइए पूरे देश में, फिर देखें नफरत, फिर हिंदुओं में भी देखें कि मैं भी तो हिंदू, मैं तो प्यार नहीं करता। गुजरात के मुसलमानों ने उनको लोकल इलेक्शन में क्यों वोट दिया? क्या वो मुसलमान नहीं है? आज चूंकि महिलाओं पे बात हो रही है, चाहे वो 1984 का दंगा हो या 2002 का, जब बात आएगी कांग्रेस और बीजेपी की तो ये दोनों दंगे सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाओं की जब बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, शकील अंसारी साहब ने ठीक मुद्दा उठाया था कि आज से कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले उन्होंने अपने राज्य की महिलाओं को कि काया को लेकर ये टिप्पणी की थी कि वो डाइटिंग करती हैं और इसीलिए वो, लेकिन आज उन्होंने अपने भाषण में इस बात को भी स्वीकार किया कि आज अगर कोख में महिला बच्चे जो मर रहे हैं तो वो स्थिति हमारे गुजरात में भी है। ये राजनीति का विरोधाभास से दोहरा चरित्र नजर आ रहा है, दोहरा चरित्र है। दूसरी चीज मैं यही कहूंगा कि ये वही फिर चुके 2002 के दंगे बार बार आएंगे। उसी गुजरात में औरतों का भ्रूण पेट काट के भ्रूण निकाल के सड़कों पे मारा गया, उस वक्त भी महिलाओं के साथ ही बात थी। तो महिलाएं आज अगर हैं, महिलाओं की वो बात करते हैं तो उनके दामन पे जो महिलाओं की हत्या या महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुए उनके राज्य में, वो बात भी साथ साथ चलेगी। बिल्कुल। आज अगर देखा जाए तो दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक बीजेपी एक कांग्रेस है। अगर बीजेपी आपके लिहाज से महिलाओं का दिल जीतने में या जो कुछ भी महिलाओं के साथ किया उसमें कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है, तो हमारे साथ अंसारी साहब हैं। अंसारी साहब,
आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं उसमें भले ही नरेंद्र मोदी को फेल साबित किया जा रहा हो महिलाओं का दिल जीतने में, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कितनी कामयाब रही है महिलाओं का हक दिलाने में, महिलाओं का दिल जीतने में? देखिए, जहां तक अभी डिबेट हम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का और कांग्रेस का जहां तक विषय है तो कांग्रेस के नेता उसका जवाब देंगे अच्छी तरह, लेकिन दो बात आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि गुजरात दंगे के बारे में आपने अभी चर्चा की और आपने अभी थोड़ी देर पहले महिलाओं के लिए मैंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया था उसको आपने थोड़ा चेंज किया। मैंने कहा था कोई नहीं कि जादू है नरेंद्र मोदी की जुबान में, ऐसी जादू नहीं है। उन्हें ट्रेनिंग नागपुर से ऐसी दी जाती है कि सच को झूठ को सच बनाने में बड़ा महारत हासिल हो जाती है। फिर ये राहुल गांधी में महिलाओं की दशा दिशा जो है बहुत अच्छी नहीं हुई है, उसके आंकड़े नहीं बता सकते। 2-3 गांव में मॉडल गांव बनाया गया है वो नहीं है। इससे ज्यादा तो अगर कंपेयर कर लीजिए तो बिहार में महिलाओं को पंचायती राज अंसारी साहब राहुल गांधी कलावती का जिक्र करते हैं तो जेसूबेन का जिक्र अगर नरेंद्र मोदी ने किया तो क्या गलत किया? अरे मुझे बोलने भी देंगी? हाँ जी बोलिए। अभी तो डिबेट में सुन रहा था, खाली सुनने के लिए तो मैं नहीं आपके साथ। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि 50% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को बिहार में पंचायती राज में दिया गया। कौन सा गुजरात में ऐसे काम किया गया है जिससे गुजरात की महिलाओं का सम्मान बढ़ा है जो ये बात कह रहे हैं? अब गुजरात की महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी देना, गुजरात दंगों में जो महिलाओं की हत्याएं हुई, रेप हुए और दूसरे हुए, उसके लिए क्या मोदी जी ने माफी मांगी? उसके अतिरिक्त गुजरात में एक इलेक्शन के टाइम में एक महिला ने दावा किया था कि हमारे ये पति हैं, उनके बारे में बताया कि वो एक पति होते हुए भरम उस महिला के साथ उनका क्या व्यवहार है। तो ये सब कोई बातें नहीं कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस की नेता जो है वो बताएंगे, लेकिन हम देखते हैं यूपीए की चेयरपर्सन कौन है? महिला है, महिला सबसे ऊंचे पोस्ट पर है। कांग्रेस की एक महिला प्रधानमंत्री दुनिया में अपना एक अस्तित्व कायम की थी जिसको दुनिया और भारत याद करती है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए, डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस की यूपीए की नीतियां रही हैं और उन नीतियां निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी और देश को आगे बढ़ाने में ले जाएंगी। बिल्कुल। जब अंसारी साहब आपने बहुत कुछ बोल लिया, शुरुआत करते हैं आपकी बात से। अभी आपने कहा कि बड़ी बड़ी बातें कही हैं। यहां पर अग्निवा जी मैं आपके पास आऊंगी। कलावती का जिक्र राहुल गांधी करते हैं तो ठीक है, लेकिन जेसूबेन का जिक्र करते हैं नरेंद्र मोदी, गलत है। पति की बात करी, अगर जिस तरीके से उदाहरण दिया है तो नहीं भूलना चाहिए अंसारी साहब को कि कानपुर में भी एक मामला आया था जब एक महिला ने कहा था कि मैं शिव प्रकाश जायसवाल की पत्नी हूं, कांग्रेसी नेता थे वो। तो ये बातें जोड़कर कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम किसी पार्टी के साथ नहीं, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी ये बातें कर रहे हैं या ये बातें कही गई हैं तो उनको सिर्फ गुजरात दंगों से जोड़ देना कितना जायज है, या फिर ये कह देना कि महिलाओं के फिगर को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था वो कितना सही था? अब आगे बढ़ने की जरूरत है, विकास पर ध्यान देने की जरूरत है, जो सभी चाहते हैं। आप जवाब दे रही हैं नरेंद्र मोदी के बिहाफ में, ये तो आप जवाब दे रही हैं जी। गुजरात के दंगों के लिए और महिलाओं के साथ अत्याचार के लिए उन्होंने कहा, आज खेद प्रकट किया जी। उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी अपमानित जनक टिप्पणी की थी, कुपोषण के लिए खेद प्रकट किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप उनको ब्रांडिंग करना चाहते हैं। अंसारी साहब ब्रांडिंग माफ कीजिएगा, अंसारी साहब माफ कीजिएगा, मीडिया का काम ब्रांडिंग करना नहीं होता। और मैंने जवाब नहीं दिया बल्कि सवाल किया था। मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने सवाल किया था। आप जवाब दे रही हैं उनके सारी बातों का, आप जवाब दे रही हैं, ये आपका काम नहीं है। मैं आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ, जो आपने पॉइंट रखा वो उस सवाल का जवाब दे रही हूं और सवाल कर रही हूं कि कितना जायज है। अगर तुलना करें तो आप सही तरीके से तुलना करिए। हमारे पास अगर बीजेपी को लेकर पॉइंट्स है तो हमारे पास कांग्रेस को लेकर भी पॉइंट्स है। क्या कहेंगे मलिक साहब? नहीं, दोनों आप पार्टियां अपने अपने तरीके से। मैं यहाँ एक बात जो नेहा बहुत महत्वपूर्ण बात है, 16 दिसंबर की घटना हुई। देखिए, आप राहुल गांधी एड्रेस किसे कर रहे हैं इस देश की? मुझे लगता है कि इस पूरे डिबेट में मुख्य मुद्दे गौन होते जा रहे हैं। राहुल बनाम मोदी, मोदी बनाम राहुल के जो चर्चे हो रहे हैं, आप देखिए एड्रेस किसको कर रहे हैं राहुल भी उद्योगपतियों के बीच जा रहे हैं और मोदी भी उद्योगपति, आम आदमी इस पूरे। और जो सबसे बड़ी चीज है, जब 16 दिसंबर को एक महिला के साथ घटना हुई थी, जब एक आंदोलन चला था तो न राहुल आए थे न नरेंद्र मोदी आए थे। ये बहुत ये हमारे नजरिया है महिलाओं के प्रति। आज हम भाषण जरूर दे सकते हैं, लेकिन महिलाओं का जो नजरिया है वो देखिए। फिक्की में जाके एक ड्रामा
जमा करना एक समथिंग इज डिफरेंट। सही कहा हमारे भाई ने, जब गैंगरेप हो गया, पूरा हिंदुस्तान हिल गया, उस टाइम तो दोनों नेताओं में से इन पर्टिकुलरली अगर मोदी जी आज किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता इवन मोदी तो कहीं पर भी इसने तो बात तक नहीं की, टिप्पणी तक नहीं की। मोदी और हमारे मोदी की टिप्पणी आई थी, कहा टिप्पणी तो आई थी, वो तो हमारी सुषमा स्वराज की टिप्पणी आई थी जब उन्होंने सुषमा स्वराज जी ने बोला था कि हम 31 दिसंबर को, लेकिन उस आंदोलन में कोई शामिल नहीं हुआ। जब सुषमा स्वराज जी ने कहा कि 31 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे, 1 जनवरी हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो तब हमने भी टिप्पणी की थी कि आप जहां गठबंधन में बिहार में है वहां 823 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, वहां पर कितने दिनों आप ये नहीं करेंगे, वो दिन नहीं बनाएंगे। तो ये सब चीजें जो है, ये सब एक डिबेटेबल इश्यू नहीं बन रहे हैं। ये कुछ लोगों को जैसे एक साइड से अगर इनको प्रैक्टिकल शेप में जाना है दोनों लीडरों को, अगर ये लोग हकीकत में दोनों पार्टियों ने 2 लीडरों को खड़ा कर रखा है, इनको आम जनता के बीच में जाना चाहिए। उद्योगपति कोई वोट नहीं डालता है, न उद्योगपति को वोट से डालने से कोई लेना देना है। वोट डालता है एक आम आदमी, एक गरीब गुरबात आदमी, जिस वोट के माध्यम से 2014 का रिजल्ट सामने आ जाएगा। ये जो नेहा जो जिसको भी संबोधित कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा, मैं कहूंगी अभी आप मीडिया पे कह रहे थे, लेकिन मीडिया ने एक तरीके से जो है दोनों पक्षों को रख रहे हैं। और राहुल क्या बोल रहा है, ये मैसेज मीडिया के थ्रू भी लोगों के पास जा रहा है कि राहुल क्या सोचते हैं, मोदी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनकी कथनी करनी में कितना अंतर है। ये मीडिया इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करना है। बाद में तो वोट कौन क्या करेगा उससे मतलब नहीं। लास्ट में जो गेम तो वोट का ही है, वोट के वजह वोट का ही तो गेम चल रहा है सब कुछ। मीडिया का मीडिया को मैं अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मीडिया की वजह से सामने रखना, सामने रख रही है। मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मीडिया को तो बहस की बात है नेहा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, मुझे ये पूरे इशू में जो क्या मुद्दे हैं, अगर मोदी ने हमारा ये काम है या और नेता अगर आलोचना करते हैं तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। जमीनी स्तर पे जाके मुझे लगता है कि चीजें उठनी चाहिए। अगर उन्होंने झूठ बोला है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर आप 2002 के दंगों की बात करके ये कह दोगे कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ या और किसी ने दंगे कराए और किसी राज्य में कि कुछ विकास नहीं हुआ, तो ये चीज ठीक नहीं है। हमको विकास की कितनी सच्चाई है ये चीज सामने आनी चाहिए। उसको 2002 के आरोप लगा के उसको बिल्कुल खारिज करना, उस विकास को, वो सही नहीं है। विकास की यहाँ उसके ना विकास महिला विकास की कोई बात नहीं कर रहे हैं। महिला विकास जी देखिए, शीला दीक्षित सरकार का मैं बहुत कट्टर आलोचक रहा हूँ, लेकिन आप दिल्ली में पिछले 15 सालों में लाडली योजना जैसी चीज को उन्होंने शुरुआत बीजेपी की तरफ से की गई। नहीं, लाडली योजना यहाँ की शुरुआत मध्य प्रदेश ने बाद में उसे अपना, बिहार अखिलेश ने विद्याधन अभी दिया है। लाडली योजना जो है कम से कम पैदा होने से लड़कियों से लेके उसके ग्रेजुएशन शादी तक लगभग 60-70 हजार रुपए दे देते हैं। तो इस तरह की योजनाएं तो हर सरकार शुरू कर रही है। वो ढिंढोरा भले ना पीटे उस तरह से, लेकिन अगर मोदी ने 50% की जिस तरह से आरक्षण की बात की कि महिलाओं को नगर निकायों में, जो बिहार में बहुत पहले से हो रहा है अभी, और फिर उत्तराखंड में 55% महिलाएं। मलिक साहब, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स आप बोल रहे हैं और आगे भी आप ही के पास में आऊंगी, लेकिन यहां पर फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए चलमा न्यूज के साथ। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा 25 व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में, 2005 से आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। 25 व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।
हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, उनके भाषण की और उनके भाषण में दिए गए तमाम शब्दों की, जो उन्होंने बातें महिलाओं को लेकर कही, उसे किस नजरिए से देखा जाए और कितना इत्तेफाक रखा जाए उस बात को लेकर, उसी पर हम चर्चा करें। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हमसे बात कर रहे थे मलिक साहब, बहुत कुछ वो बोल रहे थे। मलिक साहब, आपने जो तमाम सारी चीजें कही नरेंद्र मोदी को लेकर, हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें बात को। मैं ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने जिन मुद्दों को आज एड्रेस किया, खासकर 50% महिलाओं को निकाय चुनाव में आरक्षण देने की बात कही है और कुछ इस तरह के मुद्दे जैसे अमूल के मुद्दे या फिर लिज्जत पापड़ की बात की, तो लिज्जत पापड़ अमूल जैसे मुद्दों से अगर नरेंद्र मोदी अपने आप को जोड़ना चाहते तो मुझे लगता है कि गलत, क्योंकि उनके आने से पहले अमूल ने जो क्रांति, अमूल ने जो क्रांति की गुजरात में, अमूल की क्रांति की वजह से गुजरात की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं। अमूल ने एक देश में एक सफेद क्रांति जिसको कहा जाता है कुरियन जी की वजह से, तो उसको अगर वो अपने को क्रेडिट देना चाहते तो मुझे लगता है कि ये गलत चीज। ठीक है, 2002 के दंगे को अगर आप छोड़ भी दे तो कुछ विकास हुआ होगा, अगर विकास नहीं हुए तो उनको जनता इस तरह की वोट नहीं देती। लेकिन महिलाओं को लेके, महिलाओं का जो खास के नगर निकाय, बिहार में 50% आरक्षण दिया गया है। कि मोदी का भाषण अगर हम सुना मैंने ध्यान से, इसमें ना पक्ष लेने की बात नहीं, उन्होंने कहा था कि ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं ये पूरा इसमें नहीं है कि हमारा योगदान है सरकार का। उन्होंने कहा कि हम लोग के सबने अपने दम पे किया है और हम लोग जो करते हैं वो फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट। उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किए हैं फैसिलिटेट करने के लिए। अगर कोई महिला या कॉर्पोरेट ये अपना कोऑपरेटिव बना के करना चाहते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। उन्होंने कहीं इनका क्रेडिट नहीं लिया। अगर उनके भाषण को अगर हम चलाएं तो उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि मैं इनका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये कह रहे हैं कि मैं ये बता रहा हूं कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती। अगर चाहें तो महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ये उनका वो था। लेकिन महिलाओं की बात, महिलाओं की जब बात वो करते हैं तो विधानसभा चुनाव में अपने महिलाओं को भाजपा टिकट कम देती है, मंत्री कम बनाती है, तो आपका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। बिल्कुल दोहरे चरित्र की आपने बात की। हमारे साथ बीजेपी नेता श्याम जाजू जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम जाजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत शर्मा न्यूज में। जी नमस्कार। श्याम जी, चर्चा चल रही है यहाँ पर मोदी के भाषण को लेकर और जिस तरीके से अभी तक चर्चा का जो सारांश है, जो चीजें निकल कर आई हैं, उसमें कहा जाए कि मोदी का दोहरा चरित्र है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल, मोदी जी का कोई दोहरा चरित्र नहीं है। वो जो बात बोलते हैं वो करके दिखाते हैं जी। उन्होंने अपनी सरकार के माध्यम से महिलाओं की क्या क्या विकास के काम किए ये उन्होंने उदाहरण दिए हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने अमूल का उदाहरण दिया, जसूबेन पिज्जा का उदाहरण दिया, इंदुबेन खाकरा का उदाहरण दिया।
और अपने स्टेट में स्टैंप ड्यूटी माफ करने वाले जो महिलाओं के नाम से जो प्रॉपर्टी ली जाती है उसको स्टैंप ड्यूटी माफ करने वाला पहला प्रदेश है पूरे देश में। ये करके दिखाया उन्होंने जो भूकंप में जो कच्छ का भूकंप हुआ था उस भूचाल में जो घर दिए गवर्नमेंट के नाम से वो महिलाओं के नाम से दिए, करके दिखाया। पहले किया और बाद में वो बोल रहे हैं, तो इसमें कौन सा दोहरा चरित्र देखा? लेकिन टिकट नहीं दिया आपने विधानसभा में। कितने मंत्री है आपके यहाँ पर? उन्होंने 50% आरक्षण वाला, वहाँ 300 गांव है। आज आरक्षण के बिना भी दिया जा सकता है। आरक्षण का बिल रखा। बिहार को क्या मिल रहा है? बिहार में पहले से 50% है, उत्तराखंड में 55% है, उसको भी बोलिए। और अपने विकास के मॉडल को थोड़ा मध्य प्रदेश के मॉडल को भी बात कीजिए और बिहार के मॉडल पे भी बात कीजिए। ये भी आपका ही है। सिर्फ विकास के काम में रुकावट डालने का काम अगर राज्यपाल कर रही है, बात करें ना, फिर दिल्ली में तो महिला चीफ मिनिस्टर काम कर रही है। इसलिए महिलाओं को एम्पावर करने में मोदी जी के जवाब नहीं है पूरे देश में। बहुत अच्छी तरह से महिलाओं का विकास करने में, उनको आगे लाने में, वो बोलने में बहुत अच्छे हैं। मंत्री बनाने और एमएलए बनाने में उनको कोई रुचि नहीं है, खाली बोलना बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं के सामने जो 100 करोड़ वाली महिलाएं हैं उनके सामने बैठ के वहां पर भाषण करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब जिसको पावर देने की बात है, एमएलए एमपी बनाने की बात है, मंत्री बनाने की बात है, वहां वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन अभी जब बीच में बैठ जाते हैं महिलाओं के बीच में, जो उद्योगपति बड़ी बड़ी 100 करोड़ वाली है, जहां से लगता है कि कल को इलेक्शन में फायदा मिल जाएगा, इसलिए उनको सामने ला के बात करें। बात अगर करना है, बेनिफिट अगर देना है, तो आम उस महिला को दे दीजिए जो रूरल एरिया में रहती है, जो गरीब गुरबात घरों में रहती है, उनके साथ में खड़े होकर उनकी बात करिए। उनको कितना पावर दे रहे हैं। उद्योगपति महिला के साथ हर एक खड़ा होता है, आम गरीब महिला के साथ खड़े होकर दिखाइए उनके लिए क्या बेनिफिट किया, उनको क्या दिया है। गुजरात में 300 गांव ऐसे हैं जहां पर स्पेशल स्टेटस देके 5-5 करोड़ का पैकेज उस गांव को मिलता है, क्योंकि उस गांव की सभी प्रतिनिधित्व करने वाली सभी बहनें हैं। ये दूसरे कोई स्टेट में है। केवल निगेटिव बात करेंगे और अपना एजेंडा चलाएंगे, इससे मतलब साबित नहीं होता। बिल्कुल श्याम जी आपके सवाल का सही जवाब अंसारी साहब दे सकते हैं। अंसारी साहब बोलिए अंसारी साहब। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि श्याम जी जो बोल रहे हैं ये बता सकते हैं कि गुजरात में कितने गांव है? उसमें अगर 300 की बात कर रहे हैं, वो परसेंटेज में 0.0% से पीछे आता है। अब वो सैंपल हो सकता है, जो 1% भी कार्य जो नहीं किया गया उस काम की वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको आरएसएस की जो ट्रेनिंग मिलती है, ये ऐसा प्रचार करते हैं जैसे आंधी और तूफान खड़ा कर देते हो। प्रैक्टिकल ये है कि गुजरात में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज हुई नहीं है, और खास तौर पे महिलाओं के साथ तो इंसाफ ही नहीं हुआ है। और एक मिनट आप मेरी 2-3 बातें सुन लीजिए, फिर मैं नहीं बोलना। नहीं बोलिए अंसारी साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मॉडल पेश कर रहे हैं, महिलाओं का कोई मॉडल गुजरात में नहीं है। 300 सैंपल बहुत छोटा सैंपल है, उसके लिए नहीं कह सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कोई योजना इनके पास नहीं है। हाँ, 14 के इलेक्शन में आगे आने के लिए इनको महिलाओं की शायद आवश्यकता है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि इनके रास्ते में महिलाएं और पुरुष नहीं है। इनके रास्ते में तो उनकी पार्टी बीजेपी खुद है, जो अभी उनकी पार्टी ने ना इनको कैंडिडेट बनाया है, ना इनको माना है। अभी कल ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आडवाणी जी की कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया है। पहले ही अपनी पार्टी में उम्मीदवार बन के आए, तब पता लगेगा उन्हें कि उनकी पार्टी का समर्थन उनको है नहीं उनके। और वो बड़े बड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ फिक्की में आ रहे हैं, महिलाओं को कह रहे हैं। और कल पर उनके अध्यक्ष ने गुजरात में जाके जब स्पीच की थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने गुजरात के डेवलपमेंट की सिर्फ बात की थी। उनको कुआं का मेढक की तरह गुजरात में ही नेता माना था, उनको तो नेशनल नेता भी उन्हें नहीं माना था। लेकिन इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, वो और मुकाबला करते हैं राहुल गांधी का। इम्पॉसिबल है, दोनों में बहुत फर्क दुश्मन है। हम एक लाइन बोल के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जी बोलिए। ये नरेंद्र मोदी जी दिन में जो सपने देख रहे हैं, वो सपनों पूरा करने के लिए सारी लक्ष्मण रेखाओं को तोड़ने के लिए आतुर हैं, परेशान हैं। और राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रधानमंत्री, मुझे देश की सेवा करना है। अगर वो चाहे तो एक दिन में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी।
अंसारी जी, आपके गुजरात में कांग्रेस क्यों हारी है? अहमद पटेल जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं सोनिया गांधी के, उनकी वहां गुजरात में क्या वो पॉलिटिक्स भूल गए क्या? चल क्यों नहीं रही है पॉलिटिक्स कांग्रेस की वहां पे? क्यों नहीं सत्ता में आ रही है? गुजरात, जब हम फिर बात करेंगे गुजरात में क्यों हारे हैं तो आपको बुरा लगेगा। अरे इस देश के इस राज को मोदी जी और उनकी पार्टी ने कहा था कि कम्युनलिज्म का ये प्रयोगशाला है और ये प्रयोगशाला पूरे देश में अप्लाई करना चाहते हैं। नफरत की आग ऐसी फैलाई है वहां, तो मुसलमान कैसे वोट दे रहे हैं? आप मेरे को ये समझाइए कि गुजरात में मुसलमान मोदी को वोट क्यों दे रहा है? वहां पे जो लोकल निकाय के चुनाव होते हैं उसमें मुसलमान उनके जीत के आ रहे हैं, वो वोट क्यों दे रहा है? ये समझ में नहीं आता है। गुजरात का मुसलमान अलग सोच रहा है और यही तो है ना पूरे देश का मुसलमान अलग सोच रहा है। इस कम्युनिटी को, कोई एक कम्युनिटी को इतनी सप्रेस कर दो कि वो मजबूर होकर मदद करने के लिए तैयार हो जाए, यही तो फार्मूला था। और क्या तो इसका मतलब कांग्रेस उनको अपना प्रोटेक्शन देने में असफल रही गुजरात में, तभी वो मुसलमान उनको वोट नहीं दे रहा। निश्चित किस लिए नहीं दे रहा वोट? मुसलमान समझ में नहीं आता है। आप समझाइए मुझे। ये बड़ी गलत, ऐसे पत्रकार समझ में नहीं आता है। बीजेपी को नहीं गलत प्रचार है कि मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। जीत कुछ क्या है? परसेंटेज ने दिया है, थोड़े लोगों ने दिया है। निकाल लो, उसमें पूरे नाम है। वो आप देख लीजिए ना, वो देख लीजिए, कुछ लोगों ने दिया है, ज्यादा लोगों ने नहीं दिया। लेकिन हम हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते हैं। इस देश के सेकुलर अवाम नरेंद्र मोदी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस देश की 80% हिंदू कम्युनिटी की है, जो भाई है हमारे। अगर वो कम्युनल लाइन पर बांटना चाहते तो कब के सत्ता में आ गया। बिल्कुल अंसारी साहब यहाँ सीधा सा सवाल है। अंसारी साहब यहाँ सीधा सा सवाल है। अभी आपने अपनी बात में कहा कि गुजरात में विकास नहीं हुआ। अगर गुजरात में विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, तो आखिर क्या वजह है कि गुजरात में कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पा रही है? जब आपके पास मुद्दा है, विकास नहीं किया है बीजेपी ने, तो कांग्रेस क्यों आ रही है? इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस के बाद कांग्रेस करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि ये जो वोट का पोलराइजेशन एक तरह से किया गया है उस राज्य के अंदर, और गलत आंकड़े पेश किए गए हैं। अभी आपके टीवी के चैनल और दूसरे चैनल ने भी दिखाया था सौराष्ट्र में किसानों की क्या बुरी हालत है, उनको किसानों को पानी नहीं मिल रहे हैं। ये नहीं, ये तो एक मॉडल पेश किया जा रहा है गुजरात का, पूंजीपतियों को और पूंजीवादी बनाने का, गरीब को और गरीब करने का, वो है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज आपने कही। हमारे साथ जाजू साहब। जाजू साहब, क्या जवाब देंगे आप? सभी कांग्रेस रूल स्टेट्स में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गुजरात के किसान का एग्रीकल्चर ग्रोथ सबसे ज्यादा है और 3 बार मतदाताओं ने यह कर दिया कि कांग्रेस का कोई बेस बचा नहीं है। अहमद पटेल जी ऊपर की राजनीति करे, गुजरात में उनको कोई स्टैंडिंग नहीं है। और जो बातें सही है, कई बातें तो राजनीति के ऊपर उठकर हम सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। पूरे देश की महिलाओं को आज मैसेज गया है, अंसारी जी स्वीकारे या नहीं स्वीकारे, इस पर कोई डिपेंड नहीं है। मोदी जी के लिए पूरा एजेंडा उन्होंने सिद्ध कर दिया है। महिलाओं के विकास को लेकर मोदी जी को हम नेता करें या ना करें, वो बीजेपी का विषय है। महिलाओं की बात ही नहीं करी, सारी बात करी महिलाएं तो वहां पर थी, जो पूरे देश की उद्योगपति महिलाएं जो 100 करोड़ से ऊपर वाली महिलाएं हैं। मैसेज उनको दिया है कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके काम करो। आपको क्या लगता है, उद्योगपति महिला जो 100 करोड़ की कैपेसिटी वाली महिला है, वो ग्राउंड लेवल पर, जीरो लेवल पर क्या बात करते हैं? आप लोगों ने लगता है भाषण नहीं सुना। गुजरात के डेवलपमेंट की, गुजरात के डेवलपमेंट जी, जेसूबेन की पिज्जा की बात करें, लिज्जत पापड़ की बात करें, काजू की बात करें, फूलों की खेती करने की बात करें, गुजरात तो इससे क्या लगता है आपको? उद्योगपतियों की वो बात कर रहे हैं कि जमीन से जुड़ी महिलाओं की वो बात कर रहे हैं? ना, गुजरात के डेवलपमेंट की अगर बात है उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। गुजरात में डेवलपमेंट हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। हम मीडिया के सामने, लेकिन उस डेवलपमेंट का मतलब ये भी नहीं है कि पूरा देश इनको एज प्रधानमंत्री स्वीकार करेगा, क्योंकि इनका अतीत ठीक नहीं है। बिल्कुल मलिक साहब, जिस अतीत के पीछे ये कह रहा था, उस अतीत की वजह से हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज गुजरात में उसमें कोई शक नहीं। अगर कोई डेवलपमेंट हो गया तो डेवलपमेंट के बेस पर आप ये नहीं कह सकते हो ये पूरे देश के महिलाओं की बात करी। मुझे तो लगता है, अगर मैं अपनी समझ के हिसाब से देखूं तो उन्होंने उद्योगपति महिलाओं पे तो बहुत बड़ा कमेंट कर दिया था एक तरीके से कि आप ये जो कपड़े खरीद के
बीजेपी के भाई गुजरात विकास की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अन्य राज्य जो बीजेपी के वहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ है। करने में बहुत भाषण की बात हो रही है अभी। भाषण ये कह रहा हूँ उद्योगपतियों की बात करिए। उद्योगपतियों को ही तो उठा के लाए थे। इस पूरे गांव की महिला को एम्पावर करने का, मुद्दा हम सहभागिता देने का दोनों राजनीतिक दलों की ये है कि वो जो उनके दामन पे लगे दाग है उसको कहीं पीछे छोड़ के मोदी बनाम राहुल, कांग्रेस बनाम भाजपा ज्यादा उलझाना चाह रही है लोगों को कि मुख्य मुद्दे जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है या इस तरह के दूसरे मुद्दे, क्योंकि दामन पे दाग भाजपा के भी है और कांग्रेस का तो है ही और भाजपा का भी दाग है। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों इन मुद्दों को उलझाकर असल मुद्दे से को भटकाना चाह रही है और एक जाते हैं फिक्की में जाके बात करते हैं फिक्की महिलाओं के, दूसरे उद्योगपतियों के बीच। आप क्यों नहीं एड्रेस करते हैं किसी आदिवासी समाज में जाके? क्यों नहीं जाते हैं किसी दलितों के बीच जाते हैं, गरीबों के बीच? हो सकता है कि शकील साहब कहें कि राहुल गांधी झोपड़ी में जाते हैं, घर घर जा रहे हैं, देश भर में गए हैं, शकील भाई जिस तरह से वो जा रहे हैं वो उनका पॉलिटिकल स्टंट है, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन आप एड्रेस कहां कर रहे हैं? आज महंगाई वहीं की वहीं है, भ्रष्टाचार वहीं का वहीं है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मलिक साहब आपकी बात को जोड़ना चाहेंगे। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात होती है कि महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि दिल्ली में ही 16 दिसंबर की घटना घटी थी। कहीं ना कहीं वो भी तो दाग है दिल्ली की मुख्यमंत्री पर। 16 दिसंबर की जो घटना की आप बात कर रहे हैं वो घटनाएं देखिए बिहार में भी घटी है। बिहार में मैंने पिछली बार भी आपके डिबेट में 823 बलात्कार हुए हैं। उस टाइम भी आपके बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को हमने उस टाइम टिप्पणी नहीं की थी, हमने उनको कटारे में खड़ा कर दिया था कि अगर 823 बलात्कार हुए हैं जनवरी से लेकर 31 सितंबर तक, तो उसका क्या किया उन्होंने? और वो भी उनका बिहार प्रदेश का अपना एफआईआर जो है पुलिस एफआईआर है, वो कोई हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में जो हो गया वो भी एक शर्मनाक घटना थी। लेकिन जो कुछ भी जिस तरीके से महिलाओं की बात है, महिला हमारी सबसे बड़ी, हमारी माँ भी महिला है, हमारी बहन भी महिला है, हमारा परिवार सब कुछ जो भी चलाती है एक महिला ही चलाती है। हम सब कहते हैं, लेकिन महिला के ऊपर हम किसी को राजनीति करने नहीं देंगे, क्योंकि महिला के ऊपर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगी, मोदी ने जो प्रवचन शब्द यूज किया तो घूम फिर के अगर हम वो काफी आलोचना होनी चाहिए शब्द की। उनकी इससे पुरुष मानसिकता पता लगती है कि आप महिलाओं को क्या करेंगे, प्रवचन ही देंगे। हाँ, तो अगर उस भाषण में अगर हम शब्दों पे जाते हैं उनके, तो एक उनका जो शब्द था प्रवचन, वो जरूर थोड़ा काफी पहले जो बात स्टार्ट की उन्होंने वो आपत्तिजनक लगा था। अंसारी साहब से बीजेपी प्रवक्ता से पूछे ना, बीजेपी प्रवक्ता अब नहीं है, लेकिन अंसारी साहब है, वो भी कुछ बोलना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रवचन शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। क्या कहेंगे अंसारी साहब? मैंने आपको पहले ही कहा, नागपुर में यही तो ट्रेनिंग दी जाती है ना, प्रवचन। महिलाओं को सम्मान की बात तो उनके यहाँ होती नहीं है। अंसारी जी आप बताइए ना, यूपी में राहुल गांधी कुर्ते के मतलब जो बाहें ऊपर चढ़ा के बोलते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज क्या है? यूपी इलेक्शन में पूरी बॉडी लैंग्वेज जो किसानों का है, जो हाथ और पैर खुला होता है और काम करता है, मेहनत कशों का वो निशान है जो अक्सर दिखाया जाता है, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है। बॉडी लैंग्वेज गुस्से का है, जो गरीबों को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए है, वो बॉडी लैंग्वेज है। वो बॉडी लैंग्वेज नीति जो मोदी जी का है, वो तो एकदम हिटलर शाही वाला। मलिक साहब आपसे जानेंगे। मलिक साहब क्या साल में एक बार अपने घर से निकलना, कलावती के पास जाना या किसी दलित के घर में जाकर रोटी खाना, क्या आपको लगता है कि वो एक नेता की पर्सनालिटी होती है कांग्रेस के लिहाज से? नहीं, वो तो मैंने पहले भी कहा कि वो तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट का है। ठीक है, वो गए, अच्छी बात है, गए, दूसरे लोग नहीं करते, कम से कम दूसरों को उससे सीखना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। वो बोलते हैं कलावती की वो गरीबों के घर जाते हैं, लेकिन उन्हीं गरीबों को एम्पावरमेंट दे रही है यूपीए सरकार में। लेकिन शकील भाई, उन गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है, पीने गरीबों के लिए जितनी स्कीमें यूपीए सरकार में मनरेगा से लेके और फूड सिक्योरिटी बिल आए हैं, उससे ज्यादा किसी सरकार में कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, कल्पना नहीं की जा सकती है शकील, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो मिलता कहाँ है? आज भी महंगाई आसमान छू रही है, ये तो पानी नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। एक आम आदमी को सरकारों की बुनियादी जरूरत पूरी करना सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। ड्यूटी है।
बिल्कुल, हमारे साथ जाजू साहब जुड़ गए, हमारे साथ जाजू साहब जुड़ गए। बिल्कुल जाजू साहब, जिस तरीके से आप बीच में कट गए थे, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, और खासतौर पर अंसारी साहब और तमाम सारे जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, कि प्रवचन शब्द का इस्तेमाल किया शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी ने। तो मैं प्रवचन दे रहा हूँ। बिल्कुल, क्या कहेंगे इससे? महिलाओं को प्रवचन दे रहे हैं, पहली बार किसी नेता ने को भाषण को प्रवचन बोलते हैं। बाकी पूरे देश में धार्मिक बात को प्रवचन बोला जाता है जी, उसका स्पिरिट ध्यान में लेना चाहिए, इसलिए प्रवचन हर चीज ध्यान में लेना चाहिए। लेकिन जाजू जी, प्रवचन अपने आप में थोड़ा सा अलग बात है, ठीक बात है, वो तो धार्मिकता में यूज किया जाता है, और गुजरात में ये जनरल प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो यूज्ड है उन सब वर्ड्स को, उनकी गलती नहीं है उसमें। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि मोदी ने बोलना शुरू भी किया तो महिलाओं को प्रवचन वो दे रहे हैं। नहीं, महिलाओं को मां बोल रहे हैं, बहन बोल रहे हैं, सर्वश्री बोल रहे हैं, और उसके साथ दूसरे साइड से प्रवचन दे रहे हैं। राजनेता होते हुए भी इतना संवेदनशील हो सकता है, ये भी उनके भाषण से दिखा। एक क्षण तो रुक गए थे वो भाषण करते करते। क्यों? देखिए, इससे अगर रुक गए तो इससे संवेदनशीलता का क्या? उनको लगा कि उन्होंने कुछ गलत बोला। कांग्रेस वालों को ये डायरेक्शन देता है कि कैसे किया जाए। कांग्रेस वालों की अभी बौखला, राहुल गांधी रो सकते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी इधर के नहीं रहे, उधर के नहीं रहे, उनका है। अब आडवाणी जी से नुकसान देश का हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी का हुआ है, किस तरह शिष्टाचार का कर रहे हैं, कांग्रेस की वो वापस नहीं आ रही है। जाजू जी, मेरा एक सवाल ये है, बहुत जल्दी दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। मेरा एक, अरे आप वो तो हो गया, आप दोनों निकालिए ना, हमारा भी सवाल सुनिए यहाँ से। आप दोनों आते जाते यूपीए 10 साल की सरकार में है, आगे भी उसकी सरकार बनेगी। आप तो अभी सपने में है, सपना दिन में मत देखिए, देखना छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं होता है। मोदी जी दिख रहे हैं सपने में, इस बार दोनों सपना देख रहे हैं। राजू जी, मेरा एक सवाल ये है कि जब महिलाओं की जो इतनी चिंता है, महिलाओं को लेकर वो इतने संवेदनशील है, तो 16 दिसंबर की घटना के बाद आपके नेता, कोई नेता नहीं भाजपा का या किसी दल का, चाहे वो कांग्रेस का हो या किसी और दूसरे सियासी पार्टी का, किसी ने उस आंदोलन को लीड करने या आंदोलन में शामिल होने की कोशिश नहीं की। मैं ये किस संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं? आंदोलन में खुद शामिल हुई थी, खुद शामिल हुई थी। ये मत बोलिए कि कांग्रेस का कोई नहीं था। मालिक साहब, आप विड्रॉ कीजिए। कांग्रेस का कौन था? नॉन पॉलिटिकल शीला दीक्षित ने जब शीला दीक्षित कब निकाली थी आपको ही पता है शकील भाई। और जब वो गई थी तो वहाँ पे मौजूद युवाओं ने उनका बहिष्कार किया था, उन्हें वहां से हटा दिया गया था, शीला दीक्षित पहुंचने नहीं दिया था। जब आखिरी वक्त में मुसलमान होने की कोशिश किया उन्होंने, नहीं, उसका कारण क्या था कि मॉरल खो चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी ने कानून लाया, पार्लियामेंट में बिल लाया, भरोसा होना कानून जिन लोगों ने लाया उसमें सांसद यहाँ गुजरात के क्राइसिस हो गए, कोई मॉरल नहीं होने वाली है। 2002 में उसने रिजिग्नेशन दे दिया। शकील भाई, जब आप कानून ला रहे थे तो संसद में 100 लोग मौजूद थे। ये आपकी संवेदनशीलता राजनीतिक दलों की। जब आप इस पे कानून ला रहे थे तो पूरा संसद भवन खाली था, सांसद मौजूद नहीं थे, 100 लोग मौजूद थे, और आप कह रहे हैं कि संवेदनशील है। हमने कानून लाया, कानून लाके आपने किसी इस देश के किसी नागरिक पे एहसान नहीं किया है। बिल्कुल, ये आपकी जिम्मेदारी है, चूंकि आप सरकार में से लाया, लेकिन सांसद लेकिन 100 लोग मौजूद थे। हमने ये कहा कि जिम्मेदारी पूरा नहीं किया, लेकिन 100 लोग पूरा किया गया, लेकिन सिर्फ 100 सांसद मौजूद थे, शामिल नहीं थे। सिर्फ 100 सांसद मौजूद थे जिन्होंने इस महिला बिल पे बात की। उसकी चिंता करिए आप। बिल्कुल जाजू साहब, मुझे एक कविता की पंक्ति फिर याद आ रही है। हाँ, कि राजा रहे सलामत, प्रजा झुक झुक दुआ करे, और राजा को सिंहासन सो दे, प्रजा को फुटपाथ। तो हम लोगों की हालत तो वही है। आप लोग सिंहासन में दोनों दल बैठ के अपनी गलबहियां करते रहिए, हम लोगों को तो फुटपाथ ही मिलेगा। ऐसे हो गए हैं, ना खुदाई मिली, ना विसाले, हमको तो कुछ नहीं मिला है, ना उधर के रहे। ये शकील भाई से तय कर लीजिए कि किसे खुदा मिलेगा, किसे सनम। हम लोग तो फुटपाथ पे ही रहेंगे। जी जाजू जनता भेज देगी अभी आपको फुटपाथ पे, चिंता मत करिए। नहीं, हम तो फुटपाथ पे ही हैं, मैं जनता ही हूँ। नहीं, वो कंफ्यूज कर गए कि वो मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूँ, न प्रवक्ता हूँ जाजू जी, मैं तो पत्रकार हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं फुटपाथ पे हूँ और आप लोगों को ही सिंहासन सो रहा है।
कंफ्यूज। बिल्कुल, यहाँ पर समझने की जरूरत है कि पहले राहुल गांधी बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिक्कतें गिनाते हैं, लेकिन उससे दूर कैसे किया जाए इसको लेकर कोई जवाब नहीं होता। इसके अलावा आज जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो महिलाओं को लेकर प्रवचन करते हैं, या ये कहें कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसको भी लेकर सवाल उठता है कि क्या वाकई में गुजरात में इतना विकास हुआ है, महिलाओं की दशा बदली है, ये इसका फैसला महिलाएं लेंगी। फिलहाल न्यूज लाइन में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज लाइन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं इस कविता के साथ जो हम मां के लिए समर्पित करते हैं। नमस्कार। मां तेरे हैं नाम अनेक, कैसे तुम्हें पुकारे हम, तुम जीवन का अमर स्रोत, छोटे से जलधारे हम, जीवन का निर्माण तुम ही थे, तुमसे ही पलती सृष्टि, सभी कष्ट मिट जाए माता, जहां पड़े तेरी दृष्टि, तुम ही बंधन, तुम ही मुक्ति, तुमसे ही संसार सकल, तुम कण कण में बसी हुई हो, कैसे तुम्हें निहारे हम, तुम जीवन का अमर स्रोत, छोटे से जलधारे हम।